बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने उर्दू पढ़नी है और उर्दू में हमारे पास जो हमारा पहला सबक है वो है मौलवी अब्दुल हक। ये शाहिद अहमद देहलवी साहब का लिखा हुआ है और मौलवी अब्दुल हक के बारे में है जो जिनको बाबा उर्दू कहा जाता है, यानी जो उर्दू के बानी हैं, जिन्होंने उर्दू के लिए मेहनत की, उर्दू के लिए कोशिश की और एक अंजुमन बनाई, एक दफ्तर बनाया जिसे अंजुमन उर्दू कहा जाता है। तो ये उनके बारे में है, उनकी जिंदगी के बारे में और जिस तरह उन्होंने उर्दू के लिए मेहनत की, कोशिश की, उसके बारे में है। तो चले हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और अपना सबक शुरू करते हैं। मौलवी अब्दुल हक। दामाने दिल्ली में एक कस्बा है हापुड़, ठीक है। दामाने दिल्ली जो शहर है इंडिया का, उसमें एक कस्बा है, एक गांव है जिसका नाम है हापुड़। इसकी दो चीजें मशहूर है, पापड़ और मौलवी अब्दुल हक। यानी मौलवी अब्दुल हक साहब अपनी शख्सियत के हवाले से मशहूर थे और पापड़ जो है वो वहाँ के बहुत उम्दा बनते थे उस शहर के। तो इस वजह से यानी दो चीज़ों को मशहूर कहा गया है, फेमस कहा गया है। पापड़ हर शहर में बनते हैं मगर जो मज़ा हापुड़ के पापड़ में था किसी और जगह के पापड़ में नहीं था। अब्दुल हक भी बेशुमार पैदा हुए मगर मौलवी अब्दुल हक का जवाब आज तक ना हो सका। मेरे वालिद के पास, ये अब जिन्होंने लिखा है ना मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में, ये वो कह रहे हैं मेरे वालिद के पास, यानी शाहिद अहमद देहलवी साहब कह रहे हैं, मेरे वालिद के पास उर्दू के अक्सर रिसाले आते थे जिनमें एक रिसाला उर्दू भी था जिसके एडिटर यानी जिसके लिखने वाले जो थे वो थे अब्दुल हक साहब, जिसके एडिटर थे अब्दुल हक। मैं कॉलेज की इब्तदाई जमातों में था कि इसी रिसाला उर्दू में डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये उनकी कहानी का नाम है, के उन्वान से मिर्जा फरोतुल्लाह बैग का मजमून छपा। जब मैंने जनवरी 1930 में साकी जारी किया तो मिर्जा साहब से खत किताबत भी शुरू हो गई। साकी रिसाले का नाम है जो इन्होंने शाहिद अहमद देहलवी साहब ने जारी किया था और वो साकी के लिए मज़ामीन भी भेजने लगे। जूं फरोतुल्लाह बैग के सिलसिले में मौलवी अब्दुल हक साहब को मैंने पहली बार जाना पहचाना। सन 1930 के बाद मैं कई दफ़ा हैदराबाद गया मगर मौलवी साहब से शर्फ मुलाकात हासिल ना हो सका, यानी उनसे मैं मिल ना सका, उनसे मैं बाकायदा बातचीत ना कर सका। मौलवी साहब औरंगाबाद में रहते थे और अंजुमन का दफ्तर भी वहीं था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना महफिल, अंजुमन महफिल को कहा जाता है ना, तो अंजुमन उर्दू के नाम से एक दफ्तर उन्होंने बनाया हुआ था। एक बात पर मुझे बड़ा अचंबा होता था, अचंबा कहते हैं हैरत को, यानी एक बात पर उन्हें बहुत ज्यादा हैरत होती थी। वो क्या बात थी कि गैर मुल्की यानी गैर हैदराबादी, दूसरे मुल्क से आए हुए लोग होते हुए भी, यानी गैर मुल्की होते हुए भी, ये मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में है कि वो हैदराबादी नहीं थे, गैर मुल्की थे, लेकिन गैर मुल्की होते हुए भी मौलवी अब्दुल हक इतनी तवील मुद्दत, तवील कहते हैं ज्यादा, लंबे अरसे को, इतनी तवील मुद्दत तक हैदराबाद में कैसे रहते रहे। उनके पेशरू मोहसिन अल मलिक, वकारुल मलिक, मौलवी नज़ीर अहमद और मौलवी साहब के हम असर मौलवी जफर खान और मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी और खबर नहीं कौन कौन इस रियासत में अपने कदम नहीं जमा सके और कितने बड़े आदमियों को खारिजुल बल्द किया गया। खारिजुल बल्द कहते हैं शहर बदर होना, शहर से निकाल दिया जाना, शहर से निकाले गए, यानी ऐसे बड़े बड़े आदमियों को उस शहर से निकाल दिया गया था। लेकिन ये यहाँ पे हैरत का इजहार कर रहे हैं कि मौलवी साहब में ऐसी क्या बात थी कि वो इतना लंबा अरसा हैदराबाद ही में रहे और अपने काम को जारी रखा। मगर मौलवी साहब थे कि डटे हुए थे, यानी अपने काम पर जमे हुए थे और तरक्की करते जा रहे थे। मालूम हुआ कि मौलवी साहब ने अपनी मुदाफत में वही हथियार इस्तेमाल किए। मुदाफत किसे कहते हैं? अपने बचाव में, ठीक है, वही हथियार इस्तेमाल किए हैं जो मुल्की लोग हमला करने में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी गैर मामूली जहानत से हैदराबाद के तमाम बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और वजीर आजम हैदरी की तो नाक के बाल बन गए थे। नाक के बाल बन जाना
यानी बहुत ही ज्यादा करीब हो जाना, बहुत ही अजीज हो जाना, बहुत उनके जो है वो बार बार जहाँ पे आप चक्कर लगाएं, बार बार उनको जो है वो किसी काम के लिए मजबूर करें, उसको कहते हैं। ठीक है, मगर मौलवी साहब सिर्फ अपना बचाव ही नहीं करते रहे, उन्होंने रियासत के बड़े बड़े काम भी किए। अंजुमन ने तरक्की उर्दू को इतना फरोग दिया, यानी इतना ज्यादा उसको तरक्की दी, इतना आगे लेकर गए कि अंजुमन सारे हिंदुस्तान के लिए उर्दू का मरकज बन गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मंसूबा मौलवी साहब ही ने बनाया था। जब ये उर्दू यूनिवर्सिटी बनी तो इसके लिए दारुल तर्जुमा कायम किया। दारुल तर्जुमा किसको कहते हैं? जहाँ पे मुख्तलिफ जबानों का तर्जुमा किया जाता है, जैसे इंग्लिश का उर्दू में, हिंदी का उर्दू में, या उर्दू का इंग्लिश में, या उर्दू का हिंदी में, इस तरह से। ठीक है, उस जगह को दारुल तर्जुमा यानी तर्जुमा की का घर, तर्जुमा का घर कायम किया, जिसमें आला काबिलियत के मुतरजम जमा किए। तर्जुमा की जमा मुतरजम होता है। इस दारुल तर्जुमा ने तमाम उलूम व फनून को उर्दू में मुंतकिल कर दिया और साबित कर दिया कि उर्दू भी कामयाब जरिया तालीम बन सकती है। यानी ये मौलवी साहब की उर्दू के लिए कोशिशें हमें बताई जा रही हैं। मिस बैक करके देखो, होता है। अब बैक भी नहीं। नहीं, अगले पे ये और इसको चेंज आप जरिया तालीम भी बन सकती है। ठीक है, दारुल तर्जुमा के पहले नाजिम मौलवी साहब ही थे, यानी सबसे पहले दारुल तर्जुमा के जो नाजिम बने वो मौलवी साहब ही थे। जब उनकी दूसरी मसरूफियात बढ़ी तो मुंशी ज़काउल्लाह दहलवी के साहबजादे मौलवी इनायतुल्लाह दहलवी को मौलवी साहब ने अपना जानशीन मुकर्रर किया। मौलवी साहब की तरह ये साहब भी अलीगढ़ के इब्तदाई ग्रेजुएट थे। मौलवी साहब की तरह उन्होंने भी सर सैयद की आंखें देखी थी और कामों में उनका हाथ बटाया था। तर्जुमा बहुत उम्दा करते थे, इतना उम्दा कि एक खत में सर सैयद ने मुंशी ज़काउल्लाह को लिखा कि तुम्हारा लड़का तुमसे अच्छा तर्जुमा करता है, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से वो तर्जुमा करते थे किसी भी जुबान का दूसरी जबान में। तो सर सैयद साहब उनसे इतने खुश थे कि उन्होंने उनके वालिद को लिखा कि आपका बेटा जो है वो आपसे ज्यादा अच्छा तर्जुमा करता है। जब गांधी जी उर्दू की जान के लागू हो गए, यानी वो उर्दू के पीछे पड़ गए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि वो चाहते थे कि हिंदी जो है वो जबान जो है वो हिंदुस्तान की जबान बने। इसलिए जब वो उर्दू के पीछे पड़ गया और हिंदुस्तानी की आड़ में हिंदी को हिंदुस्तान की कौमी जबान बनाने पर तुल गए, तो मौलवी साहब ने अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल करने का इरादा कर लिया। मौलवी साहब दिल्ली आए और दरियागंज में डॉक्टर अंसारी की कोठी किराए पर ले ली। उस वक्त दरियागंज में सबसे बड़ी कोठी डॉक्टर अंसारी ही की थी। ये बड़ी तारीखी कोठी थी। जब तक डॉक्टर अंसारी जिंदा रहे, इस कोठी में कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जमा होकर मशवरे करते रहे। इसी कोठी को मौलवी साहब ने उर्दू का घर बनाया और अंजुमन का दफ्तर इसमें मुंतकिल कर दिया। दिल्ली वालों ने मौलवी साहब का शानदार इस्तकबाल किया और एक जुलूस की शक्ल में उन्हें स्टेशन से कोठी तक लाए। ये जगह भी अंजुमन के दफ्तर के लिए आर्जी थी। मौलवी साहब ने नई दिल्ली में एक पुरसुकून मकाम पर बहुत वसी जमीन के लिए दरख्वास्त दे दी थी। वसी यानी बहुत ज्यादा जमीन के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी। बाद में ये जमीन उन्हें मिल गई थी। इस पर
पर अंजुमन की एक शानदार इमारत बनवाने का इरादा था, मगर अंजुमन के पास इतना रुपया नहीं था कि इमारत बनवा ली जाती। मौलवी साहब ने इसके लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया था, मगर ये मंसूबा पूरा ना हो सका और सन 1947 की गारतगरी शुरू हो गई। आपको पता है ना, सन 1947 में पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में आया, तो फिर जो है वो उसकी लड़ाई झगड़ा और वो चीज़ें शुरू हो गई। इस वजह से जो मौलवी साहब का एक इरादा था कि अंजुमन के लिए एक शानदार इमारत बनवाएं, तो ये इरादा उनका फिर 1947 की वजह से पूरा ना हो सका। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपने सबक को स्टॉप करते हैं, यहाँ पे हम रोक लेते हैं और सबसे पहले तो आपको जो है ना सबक का खुलासा वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने ये खुलासा जो है मौलवी अब्दुल हक साहब के बारे में जो लिखा है हमारे मुसन्निफ ने, जो इसके राइटर हैं शाहिद अहमद देलवी साहब, ये आपने उनका खुलासा अपने पास अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। अपनी कॉपी पे आपने लिखना है, बड़ा बड़ा ब्लैक मार्कर से लिखे खुलासा, आगे लिखे मौलवी अब्दुल हक, और ये पूरा खुलासा आपने अपने पास होमवर्क के तौर पर लिखना है, यहाँ तक अंजुमन और उर्दू, ठीक है। यहाँ तक आपने खुलासे का क्या मतलब होता है कि निचोड़, जितना भी आपने सबक पढ़ा ना, उस सबक को आपने अपने अल्फाज में उसका निचोड़ बताना होता है कि ये चीज हमने पढ़ी, यानी पूरे का पूरा सबक उठा के नहीं लिखना होता, चीदा चीदा बातें, जरूरी बातें आपने अपने पास नोट डाउन करनी होती हैं। ये हो गया। इसके साथ हमने जो सबक पढ़ा है उसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज आए हैं, जैसे हापुड़ एक कस्बे का नाम है, एडिटर अखबार या रिसाले को तरतीब देने वाला, शर्फ मुलाकात का शर्फ हासिल करने वाला, अंजुमन दफ्तर या जो है महफिल, चंबा हैरत, हम असर बिराबरी का हमजोली, साथ रहने वाला, खारिजुलबाद शहर से निकाले गए लोग, नाजिम इंतजाम चलाने वाला, जानशीन कायम मकायम, ग्रेजुएट BA पास, ठीक है। जान का लागू होना, जान का दुश्मन होना, आड़ जद किसी के आड़ में आना, जद में आना, ठीक है। तुल जाना, आमादा होना, तैयार होना। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के मफाद के लिए बनाई गई पार्टी का नाम था। डटे हुए थे, मुकाबले के लिए तैयार थे, मुदाफियत बचाव, मुट्ठी में कर लेना, काबू करना, नाक के बाल बन जाना, ज्यादा करीब होना, अजीज होना। दारुल तर्जुमा वो दफ्तर जहां मुख्तलिफ किताबों का या मुख्तलिफ जबानों का तर्जुमा होता था। मुतरज्जिम तर्जुमा करने वाला, इल्म फनून इल्म फन की जमा, वजाहत, ठीक है, चेहरा रोशन होना, रोब, गढ़ मरकज, वारिदगरी लूट घसूट, बेचू चरा बिला उजर, बरसर इक्तदार में आना, दो हैकल दो जैसी कद वाला लंबा चौड़ा आदमी, ठीक है। भरे भोंडे बद शक्ल बदनुमा, पेशवाई करना, सबूत देना, मयाना का दरमियाने का, ठीक है। बोने नजर आना, छोटे नजर आना, कायदे आजम बड़ा रहनुमा, पीरे तरीकत सूफियों बुजुर्गों का तरीके को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मुकर्रबीन, मुकर्रब की जमा दोस्त, मुकर्रबीन जो करीबी होते हैं ना, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, तो उनको कहा जाता है। तबस्सुम करना, मुस्कुराना, अलालत बीमारी, सरगोशी, आहिस्ता से कान में कुछ कहना। लोरी वो सुर जो बच्चों को सुलाने के लिए मां धीमी आवाज में गाती है। लड़ते भिड़ते थे, लड़ते झगड़ते थे। अघाना चंदा जमा करना, रईस मालदार, मशी आहिस्ता आहिस्ता चलना, चहलकदमी करना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नकाहत कमजोरी, दामान दामन की जमा। तो ये जितने भी अल्फाज मानी आपके मैंने अभी आपको पढ़ के बताए ना, ये आप अपने पास लिख लें, और ये जितने भी अल्फाज मानी हैं ये पूरे सबक के ही एक मरतबा में ही कर दिए, यानी जितना हम आगे पढ़ेंगे ना उसके भी अल्फाज मानी आप अभी से ही अपने पास नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह अगले सबक में हम जो हैं वो मौलवी साहब के बारे में आगे भी पढ़ेंगे और साथ में आपके जो मुख्तसर सवाल जवाब हैं वो भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।